तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर। आज हम आपको लेके चलेंगे सिटी ऑफ बड़ौदा, गुजरात का बहुत फेमस बड़ा इंडस्ट्रियल बिजनेस टाउनशिप। उस शहर में एक ज़माने में एक बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड फिगर हुआ करता था, राजू रिसालदार, जिसका एपिसोड हमने कुछ महीने पहले बनाया था। उसी तरह सूरत के बड़े गैंगस्टर सूर्या मराठी के ऊपर भी हमने एक एपिसोड बनाया था। अहमदाबाद में नवाब खान और इस किस्म के बाकी जो पठान गैंग था, वहाब खान, शबीर शेख, इन लोगों के ऊपर हमने एक सीरीज़ की थी अहमदाबाद की। इसी तरह लतीफ़ शेख के ऊपर काफ़ी हमने काम किया। और आज उसी कड़ी में, क्योंकि पिछले दिनों में हमने नोटिस किया कि गुजरात से बहुत सारे व्यूअर्स डिमांड कर रहे थे कि हम गुजरात की कुछ कहानी आपको सुनाएं, तो उसी सिलसिले में आज हमको किस्सा सुनाएंगे मुकेश हरजानी का, जिसको गुजरात का पप्पू कलानी भी कहा जाता है। पप्पू कलानी मुंबई के पास एक उल्हासनगर एरिया है जो सिंधी डोमिनेटेड लोकेलिटी है। वहाँ का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड फिगर, जिसने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जेल में गुजारी, 8 बार एमएलए भी रहा, लेकिन अंडरवर्ल्ड नहीं छोड़ा। आजकल बेल पे, पैरोल पे, घर पे है, लेकिन बहुत बड़ा नाम है क्राइम की दुनिया में पप्पू कलानी का। उसी तरह बड़ौदा का ये मुकेश हरजानी भी सिंधी बरादरी को बिलोंग करता है। बड़ौदा शहर के एक तरफ एक बहुत बड़ी रिफ्यूजी कॉलोनी है जिसका नाम है वारसिया। तो दोस्तों, ये है मुकेश हरजानी, जिसको पुलिस कस्टडी में जब उसको कोर्ट में ले जाया जा रहा था पुलिस वालों के साथ, उसकी ये तस्वीर बहुत फेमस हुई थी उस ज़माने में। और इसके साथ हम आगे आपको दिखाएंगे दूसरी तस्वीर। ये वो जगह है जहाँ पे उसका मर्डर हुआ था, जहाँ पे गोलियाँ नीचे गिरी हुई थी, पुलिस ने पकड़ी। और वो इनोवा गाड़ी में जिसमें बैठ के जा रहा था, इनोवा गाड़ी के बाहर ही उसको मारा गया था, बिल्डिंग के बाहर। और ये वो बिल्डिंग है जहाँ पे उसके दोस्त पप्पू शर्मा की बहन का घर था, फर्स्ट फ्लोर पे सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गया था और जहाँ पे इसका वो मर्डर हुआ। और मैं आपको बताता हूँ, ये वृंदावन टाउनशिप है बड़ौदा की, हरनी एरिया भी इसको कह देते हैं। और ये बहुत नाजुक एरिया था उस ज़माने में, क्योंकि 2 दिन बाद, इसके मर्डर के 2 दिन बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी हरनी एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आ रहे थे। जो बड़ौदा का एयरपोर्ट नया बना था उसका नाम भी हरनी एयरपोर्ट है, ये वही हरनी इलाका है। और पूरा सेंसिटाइज किया गया था इस एरिया को। और इतनी सिक्योरिटी के चलते हुए भी 2016 में इस आदमी का अक्टूबर में उसी एरिया में मर्डर होता है जहाँ से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2 दिन के बाद निकलना था। और काफ़ी टेंशन शहर में हो गई थी उस बड़े फंक्शन के पहले। और इस तस्वीर में हरजानी और दूसरा आदमी शायद कल्पेश की तस्वीर है, जिन दोनों को कोर्ट में पेश किया गया था, कल्पेश पटेल। और ये भी एक दूसरा सीन है जब उसको पुलिस वाले पकड़ के लेके जा रहे हैं। और ये तस्वीर है उसके दौलत राम हरजानी के मौत के बाद, जब वो आया था अपना लास्ट राइट्स करने के लिए। ये तस्वीर उस समय की है। और ये कल्पेश की फ़ोटो है जो उसका एक ज़माने में ख़ास दोस्त था, और उसी ने मुकेश हरजानी का एक दिन कत्ल करवा दिया। और ये तस्वीर में आप देख रहे हो बीजेपी का जो
आनंद शहर का कारपोरेटर था अल्पेश पटेल और चाका। बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी था और इसके मर्डर ने काफ़ी तहलका मचाया था उस समय पे। और ये शख्स है उसका खास दोस्त लालू सिंधी, जिसके सर पे इसने जेल में रह के भी बड़ौदा में हुकूमत की और अंत में ये भी कल्पेश के साथ मिलके उसको मारने में एक भागीदार बना। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की पार्टीशन के टाइम पे हज़ारों लाखों की गिनती से जो रेफ्यूजीज़ आए थे, जिनमें बहुत सारे लोग सिंध गुजरात से आए थे, वो इस कॉलोनी वारसिया में आके सेटल हुए थे और आज तक बहुत बड़ी गिनती में उसी इलाके में रहते हैं। 90% आबादी जो है वो सिंधी लोगों की है। अब देखिए, मुकेश हरजानी का जन्म उसी इलाके में होता है, एक रिफ्यूजी फैमिली में, और वो और उसका बाप दौलत चंद हरजानी, ये दोनों बाप बेटा उसी इलाके में एक बहुत बड़ी बेकरी उस ज़माने में थी, आज भी है, वो नंबर 1 बेकरी गिनी जाती है बड़ौदा की, उसका नाम है सुपर बेकरी। उसके मालिक थे भगवान दास आहूजा। उनके पास से बाप बेटा दोनों जो 3 व्हीलर टेम्पू होते हैं जिनमें ब्रेड और खत मलाई कुछ इस किस्म की खताई वगैरह वो बना के, बिस्कुट्स जो होते हैं बेसिकली सिंधी स्टाइल से बनाए हुए, इस किस्म की बेकरी प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे पूरे शहर में और आसपास के इलाकों में। सुबह सुबह जब ताज़ी ब्रेड बनती थी, सुपर ब्रेड आज भी मशहूर है बहुत, उसकी डिलीवरी लेके जाते थे बाप बेटा। और वो दौर था जब इलिसिट लिकर का बिजनेस भी बहुत ज़ोरों से चलता था। घर की निकाली हुई देसी शराब डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी उन इलाकों में जहाँ उसकी खपत ज़्यादा होती थी। तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने के चक्कर में मुकेश हरजानी ने ब्रेड के उस टेम्पो में जिसमें लेके जाता था, उसमें कुछ लोगों के लिए दारू सप्लाई करनी भी शुरू कर दी, जो टोटली इलीगल धंधा था। ये बात कानो कान उस फैक्ट्री के मालिक, सुपर बेकरी के मालिक भगवान दास आहूजा तक पहुंचती है। वो आदमी बाप बेटे को सवाल करता है और इनको वार्निंग देता है कि आप ये इलीगल काम मेरी ब्रेड के साथ मत कीजिए। तो वहाँ से इनका झगड़ा होता है और एक दिन ये शख्स बाप बेटा दोनों अपनी ही कंपनी के मालिक भगवान दास आहूजा को किडनैप करते हैं और उससे एक लंबा चौड़ा पैसा वसूल करते हैं। और उस पैसे से, अब इतने बड़े आदमी को किडनैप करके पैसा वसूल किया तो आपका नाम तो वैसे ही हो जाता है। उसके बाद इन्होंने वो बेकरी छोड़ के बाकी लोगों से यही काम करना शुरू कर दिया। छोटे छोटे सिंधी व्यापारी, मिडिल लेवल के सिंधी व्यापारी, उनको डरा धमका के, किसी को मार के, किसी को किडनैप करके, किसी को छुपा के, किसी को ब्लैकमेल करके, तो ये पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। और देखते देखते मुकेश हरजानी का बहुत तगड़ा एक्सटॉर्शन गैंग स्थापित हो गया बड़ौदा शहर के अंदर। और कुछ राजू रिसालदार की मौत के बाद समझो कुछ मैदान भी खाली था और काफ़ी सारे लोग जो उसके गैंग के साथ इन्वॉल्व थे वो भी इसी किस्म के छोटे मोटे काम बड़ौदा में कर रहे थे। तो इस मुकेश टोजाई बहुत बातचीत करने में बहुत शातिर और चालाक था। समय बढ़ने बाद बहुत मीठी बात करता था, लेकिन समय आने पर इसके तौर तरीके एकदम बदल जाते थे। और इसका नेटवर्क जो था वो इतना ज़बरदस्त था कि कहीं से भी खबर निकाल लेता था कि कल कहाँ क्या होने वाला है और उसका बाखूबी फ़ायदा भी उठाता था। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। एक बार इसके आदमी को पुलिस वालों ने पकड़ लिया, उससे दारू भी पकड़ी गई, उससे कुछ और सामान भी पकड़ा गया। उसके बाद भी पुलिस वाले इसके आदमी को 3rd डिग्री टॉर्चर कर रहे थे। इसको मालूम पड़ा तो इसने इमीडिएटली अपने उस आदमी के मोबाइल फ़ोन पे फ़ोन किया
और उस ऑफिसर से बात की कि आप मेरे आदमी को इतनी बुरी तरह क्यों मार रहे हो, जो आपको चाहिए था आपको मिल गया, कुछ और चाहिए तो मुझे बताओ, मैं देता हूँ, लेकिन उसको मारो मत। उसके बाद ये बात सुन के उस ऑफिसर ने मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया। ये आदमी ने 2 मिनट के बाद उसी पुलिस स्टेशन में लैंडलाइन पे फ़ोन करके उस ऑफिसर से फिर बात किया कि आप अगर मेरे आदमी को इस तरह मारोगे तो अच्छा नहीं होगा, उसको धमकी दी। तो ये इसका कुछ इस तरीके काम करने के तरीके थे। एक 1.5 साल या 97 के करीब इसका जुर्म की दुनिया में कदम शुरू होता है ना। चलते चलते 1.5-2 साल में इस आदमी ने 2 और सिंधी व्यापारियों का इसी फरोती के चक्कर में मर्डर कर दिया। उनमें से एक का नाम भी भगवान दास ही था, लेकिन उसका नाम मेघवानी था, भगवान दास मेघवानी। उसका मर्डर हुआ। उसके साथ एक और सिंधी व्यापारी था, उसका मर्डर किया। तो डबल मर्डर होने के बाद मुकेश हरजानी का बहुत बड़ा नाम बड़ौदा शहर में हो गया। उसके बाद यह शख्स पकड़ा जाता है तो इसको बड़ौदा की जेल में रखा जाता है। अब ये आदमी जो खुला घूमने वाला आदमी, उसको जेल में बैठना पसंद नहीं आता था। तो इसने क्या किया, एक बार जब इसको जेल से कोर्ट ले जाया जा रहा था तो ये आदमी पुलिस के ताबे से फरार हो जाता है। ये 2000 के करीब की बात है, 99 या 2000 की। उसके बाद ये आदमी फरारी के टाइम पे जो बड़ौदा शहर से एब्सेंट था, तभी इस आदमी ने अपना जो क्राइम की दुनिया का जाल बहुत बड़ा फैलाया। आप पुलिस के हाथों से दूर था, कभी यूपी चला जाना, कभी मध्य प्रदेश, कभी मुंबई चले जाना, और कभी पंजाब में रोपड़ और पंचकूला तक भी ये आदमी अपने सोर्सेस के पास पहुंच गया घूमते घूमते। और बाहर रहते रहते इस आदमी ने कम से कम 6 मर्डर और करवाए, जिसमें अपने इसके दोस्त भी थे, पुराने साथी थे और कुछ इस किस्म के और लोग। उन्हीं दिनों में इस आदमी ने 2 बड़े सनसनीखेज मर्डर किए। अब नज़दीक शहर बड़ौदा के नज़दीक आनंद एक बहुत बड़ा रिच सिटी है, जिसको NRI सिटी भी कहते हैं। वहाँ पे एक बीजेपी का बहुत बड़ा लीडर था, उसका नाम था अल्पेश पटेल अलियास चाका सेठ भी बोलते थे उसको। तो वो आदमी इसके काम धंधे में दखल देता था, बीजेपी का लीडर था, और उस समय पे बीजेपी की सरकार भी शायद थी गुजरात में। तो लेकिन बीजेपी बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी उभर के सामने आई हुई थी और लोग बीजेपी के नाम का फ़ायदा भी उठाते थे। तो ये आदमी ने डेयरिंग की, इसने बाहर से कंट्रैक्ट किलर हायर किए और आनंद में जाके बीजेपी के जो काउंसलर भी था, म्यूनसिपल काउंसलर वहाँ से, और बड़ी ज़्यादा तगड़े वोटों से वो जीत के आया था आनंद में, जहाँ पे जो बेसिकली कांग्रेस का गढ़ था। कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगा के वो आदमी बहुत ज़्यादा वोटों से कॉरपोरेटर बना था। उसको आनंद में जाके इस आदमी ने मरवाया। बहुत सनसनीखेज मर्डर था उस ज़माने का, जिसने पूरी पुलिस को और एडमिनिस्ट्रेशन को हिला के रख दिया था। वहीं पे एक दूसरा दारू का बहुत बड़ा व्यापारी था, शुक्ला, जिसका नाम था पप्पू शुक्ला। वो आदमी भी इसके सामने खड़ा हुआ। तो इसने वही हार्ड किलर जो रतलाम मध्य प्रदेश से मंगवाए थे, जिसमें एक अकबर एक का नाम था, इस किस्म के 2-3 आदमी और थे। तो इस शख्स ने उसके और अपने कुछ दोस्तों की मदद से उस पप्पू शुक्ला का मर्डर भी करवा दिया, वो भी आनंद में हुआ। तो इस तरीके से ये आदमी वाइल ऑन द रन मर्डर करवाता रहा। और एक इसका जो इतना शार्प और शातिर बुद्धि था, रिस्क बिल्कुल नहीं लेता था। ये आदमी वो भगौड़ा होने के टाइम पे आगरा में अपने किसी दोस्त को मिलने गया। वहाँ पे इसको सूरत का एक उभरता हुआ एक खिलाड़ी मिल गया इसको, जिसने अंडरवर्ल्ड में नया नया कदम रखा था। उसका नाम था दीपक चौहान। वो इसको कहीं आगरा में घूमते घूमते मिल गया।
तो उसने कोई नंबर वंबर था, इतने में जब दीपक चौहान वहाँ किसी की शादी अटेंड करने गया हुआ था, तो उसको मिलके जैसे ही मुकेश हरजानी निकला, आगरा से चला, तो इसको सूरत से फ़ोन आता है एक बड़े बदमाश का, अरे भाई साहब आप अकेले अकेले मुकेश भाई आगरा देख रहे हो। तो इस आदमी का दिमाग सनका कि मेरी आगरा में होने की खबर इसको सूरत में बैठे कैसे लगी। तो इसने उसका जवाब तो नहीं दिया, अपने ड्राइवर को और जो इसका बॉडीगार्ड शार्प शूटर साथ में था उसको बोला गाड़ी घुमाओ, और वहाँ से गाड़ी लेके वापस जहाँ पे दिनेश चौहान को छोड़ा था जिस मंडप पे शादी के, वहाँ पे गया, उसको बाहर बुलाया और उसको वहीं पे गोलियां मार के मार दिया कि इस आदमी ने फ़ोन किया होगा कि मैं आगरा में हूँ, नहीं तो सूरत में उस बदमाश को पता नहीं चलता कि मैं कहाँ हूँ। इतना शातिर आदमी था, कोई सुराग पीछे नहीं छोड़ता था और बहुत सारे मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड का इस्तेमाल करता था। और लेकिन जब इसकी फाइनल अरेस्ट भी हुई है, मुझे याद है उस समय के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे गुजरात के, मैं नाम भूल गया उनका, उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने टीवी पे देखी थी, जिनमें उन्होंने टेबल पे जो हथियार मिले थे वो और इसके बाद से 25 मोबाइल सेट मिले थे, 25 मोबाइल फ़ोन, उसके साथ 22 बैटरीज, मोबाइल की बैटरी फुली चार्ज, और 18 सिम कार्ड। जो मोबाइल फ़ोन में सिम कार्ड थे वो सेपरेट, उसके अलावा 18 अनयूज्ड सिम कार्ड इससे मिले गए, या शायद 6 अनयूज थे, बाकी यूज़ किए हुए थे। इस किस्म के कुछ डीजी उस समय के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ये सब बातें टीवी पे बता रहे थे कि इतने मोबाइल फ़ोन्स का वो आदमी इस्तेमाल करता था। आप कहाँ से ट्रेस करोगे जैसा आदमी 25 मोबाइल फ़ोन लेके जो आदमी अपने पास बैग में रख के घूम रहा है। तो ये उसका काम करने का तरीका था। और उसको पीछे जो पुलिस की जो फोर्स लगी उसको पकड़ने के लिए, वो भी इस तरीके से लगाई गई कि इसको किसी तरह खबर नहीं मिली। उनमें एक ऑफिसर था अजय गक्खड़, उस आदमी ने 1 महीने की छुट्टी अप्लाई किया ऑन रिकॉर्ड कि मैं लीव पे जा रहा हूँ, छुट्टी पे जा रहा हूँ। तो इसको जब पता चला कि जो ऑफिसर मेरे पीछे लगा हुआ था वो तो छुट्टी पे है, तो ये इसने थोड़ा सा ये लोड हिज गार्ड, इसने अपनी जो चतुरता थी वो थोड़ी कम कर दी कि मुझे पकड़ने वाला ऑफिसर तो छुट्टी पे है। इसको ये नहीं पता था कि वो आदमी छुट्टी का तो उसने दिखावा किया था। वो एक एक लीड इसका पीछा करते करते पंचकूला तक पहुंच गया, जहां ये आदमी अपने हरियाणा के बदमाशों के साथ लिक्कर की सप्लाई की का जो बिज़नेस शुरू करना था नए तरीके से, उसकी फाइनल स्टेजेस पे कुछ एग्रीमेंट करने के चक्कर में था। और वहाँ से उसी अजय गक्खड़ ने इसको पंचकूला से पकड़ा। उसके पहले एक रेड गक्खड़ ने रोपड़ के पास भी कहीं मारी थी, जहाँ किसी और दारू सप्लाई करने वाले के साथ इसकी मीटिंग थी, लेकिन कुछ समय पहले ये वहाँ से निकल गया था। इसको पकड़ के फिर गुजरात ले जाया जाता है राजकोट जेल में। अब ये आदमी वहाँ से इसने किसी को धमकी, किसी अपने आदमियों को बोल के किसी को मारना, इस तरीके से इसने जानबूझ के 31 केस और बनवा लिए अपने ऊपर, 31 केसेस। उसका मतलब ये था कि जितने ज़्यादा केसेस होंगे उतनी FIR में मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा। अब 31 केस की हर तीसरे दिन कभी किसी की पेशी, कभी किसी की पेशी, कभी किसी की पेशी। तो ये आदमी रोज़ जेल से निकल के कोर्ट जाता था, शाम को जेल में जाना, सो जाना, दूसरे दिन दूसरी कोर्ट में, फिर जाके सो जाना, तीसरे दिन तीसरी कोर्ट में। और जेल में इसी चक्कर में आते जाते घूमते फिरते ये सब असामियों को कोर्ट में बुलाता था, और उस बुला के हर दिन हर नए आदमी से खर्चा उनसे करवाता था कि आज का खर्चा पुलिस का, इनको चाय पानी देना, खाने का, ये वो सब तुम करोगे। तो इसका इतना लोगों में तहलका हो गया कि ये आदमी पुलिस के सामने हमें बुला के खर्चा करवा रहा है, पुलिस वाले कुछ नहीं कहते। तो इस शख्स की वो फरौतियाँ, पैसा इकट्ठा करना,
चलता रहा। और उसके बाद इसके जो खास दोस्त थे जब जेल में था, उनको लगा कि ये आदमी अब बाहर आना इसका मुश्किल है। 31 केस हैं, 32वां केस एक और मर्डर का हो गया, तो इन केसेस में निकलते निकलते सालों लगेंगे। तो उन लोगों ने तख्ता पलटने का प्रोग्राम बना लिया, जिनमें एक विजू सिद्धि, एक कोई लालू और एक कोई अद्दू, इस क्रम के नाम इसके खास। वो उनके सरनेम बड़े अजीब थे। एक ने अपना नाम सरनेम एंथनी रखा हुआ था, एक ने RDX रखा हुआ था, एक ने इसी किस्म का कुछ और नाम, अजीब गरीब नाम। वो इसके जो 3 खास दोस्त थे, उन लोगों ने इसके एक तरीके से बगावत कर दी। इसका फ़ोन उठाना बंद कर दिया जो जेल से करता था। इसको शक हुआ तो इसने अंदर से मैसेज भेजा कि मैं इतनी ज़्यादा देर जेल में रहने वाला नहीं हूँ, मुझे जल्दी बाहर आ रहा हूँ, फिर आके आपको देखता हूँ। आपने मेरे घर में और मेरे बंदों को पैसा देना बंद कर दिया है, अब मैं आपको देखता हूँ। और वाकई ही इसके हाई कोर्ट से 31 केसेस में इसको ज़मानत मिल जाती है और ये आदमी बाहर आता है। इसके बाहर आने के पहले जब खबर लगती है इसके दोस्तों को, जिनमें कल्पेश सबसे बड़ा इसका दोस्त, कल्पेश पटेल, जिसका सरनेम काशियो करके मशहूर था, उस शख्स को इतना डर लगा कि ये बाहर आएगा तो मुझे मारेगा। उसने लोकल अखबारों में एक एडवर्टाइजमेंट दिया, जितने गुजराती के अखबार थे बड़ौदा में, सब में पूरे पेज का एडवर्टाइजमेंट उसमें दिया कि जो मुकेश हरजानी भाई हैं वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मेरी उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं, मैं उनकी ज़मानत करवाने में कोई अड़चन नहीं डाल रहा हूँ और वो जल्दी बाहर आए, मेरी ये दिली इच्छा है और उनके लिए मैं अपनी जान दे दूँगा। मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुकेश भाई मुझे माफ़ करें। बड़ी अजीब सी बात है, सारे अखबारों में पेड एडवर्टाइजमेंट छपती है कि इस आदमी का तहलका था। और जब बाहर आता है तो ये सब लोग माफ़ियाँ मांगते हैं, वो इनको गालियाँ भी देता है, और लेकिन दिल में जो एक बार वो खटास जो कहते हैं आती है, वो जल्दी जाती नहीं। तो इन लोगों ने दूसरा प्लान बनाया पार्ट 2 कि इसको अभी दारू पिला के मारा जाए। दारू बहुत कम पीता था, दूसरों को ज़्यादा पिलाता था, खुद कम पीता था। एक इनका कॉमन फ्रेंड था पप्पू शर्मा। पप्पू शर्मा की बहन का घर था जो खाली पड़ा था। एक वहाँ पे लोकेलिटी है एक, जो मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो, इसके साथ एक लंबी चौड़ी वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। तो वहाँ पे उस घर पे फर्स्ट फ्लोर, नीचे दुकानें हैं, फर्स्ट फ्लोर पे घर था, खाली घर उसकी बहन का, पप्पू शर्मा का। वहाँ पे इसको लेके जाके पार्टी करते हैं, आधी रात तक दारू पीते हैं, और लेकिन इसको कोई पता नहीं कि मेरी फील्डिंग लगा के रखी है। तो उसमें नीचे जो बेसमेंट थी बिल्डिंग की, उसमें जो हथियारबंद लोगों को रोक के रखा गया था कि आप जैसे ही ये आदमी सीढ़ियाँ उतर के नीचे आएगा, इसको गोलियां मार के मार देना। और वही हुआ। रात के 12:30 बजे जब मुकेश हरजानी उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है, इसको पीछे से लोग गोलियां मारनी शुरू करते हैं और 8 गोलियां मार के इस आदमी का खात्मा कर दिया जाता है। तो वो इतना खतरनाक शातिर अपराधी जो कभी किसी पे यकीन नहीं करता था, वो अपने ही लोगों के हाथों मारा गया। उसमें से 11 लोगों के ऊपर इसके मर्डर का केस चला। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले, कुछ साल पहले, 11 के 11 लोग और लैक ऑफ एविडेंस उस केस में से बरी हो गए। मेन कारण जज ने ये बताया कि जिस हथियार से गोलियां चलाई गई थी, वो हथियार वो नहीं है जो पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है। तो इस किस्म की और 2 छोटी मोटी बातें थी, उसमें 11 के 11 लोग बरी हो गए। तो ये बहुत लंबा किस्सा है, शायद एक और एपिसोड इसके ऊपर बनाना पड़ेगा। लेकिन जो इस हरजानी के केस से जो बात उभर के सामने आती है कि आप अगर अपने ही लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करोगे, उनको संभाल के नहीं रखोगे, तो इसी तरह से राजू रिसालदार मारा गया था, इसी तरह से सूर्या मराठी मारा गया था,
उसी तरह तीसरा डॉन बड़ा गुजरात का मुकेश हरजानी मारा गया। तो इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।